टॉप लोड वॉशिंग मशीन का ये पीसीबी बिल्कुल डेड है और इसमें कोई भी फंक्शन इस वक्त नहीं हो रहा है। तो ऑलरेडी किसी ने इस पर काम करने की कोशिश की है लेकिन ये ठीक नहीं हो सका। देखें इसमें ये तमाम पॉइंट्स पे काम हो चुका है क्योंकि ये सिलिकॉन के साथ इस बॉक्स के अंदर जो है वो पैक होता है। तो ऑलरेडी किसी ने इसको निकाल लिया हुआ है यहाँ से। अब ऐसे पीसीबी जब आ जाते हैं तो इनको पहली नज़र में ही पहचान लाना चाहिए कि ये कौन सा पीसीबी है। अब ये देखें इस पॉइंट पे ऑलरेडी किसी ने काम किया है, यहाँ पर किसी ने काम किया है। इसी तरह से ये कैपेसिटर जो है यहाँ से निकाला गया है। अब अगर इस कैपेसिटर को देखा जाए तो ये देखें 16 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैराड की इसकी कैपेसिटी है। अब यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो ये देखें मामूली सा ये ना ऊपर की तरफ फूल गया हुआ है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो अक्सर जो है ऐसा कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे या टेम्परेरी जो है वो काम छोड़ देता है। अब इस पीसीबी को स्टार्ट करते हैं रिपेयरिंग करना। सबसे पहले जो बात इसमें समझने वाली है वो ये है कि ये पीसीबी जो है वो ट्रांसफार्मर बेस्ड है, इसमें एसएमपीएस का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट होता है, अगर पीसीबी बिल्कुल डेड है तो इस ट्रांसफार्मर का होता है, इसको चेक करना ज़रूरी होता है कि अगर इसकी हाई साइड जो है वो डेड है तो ये लो साइड कभी भी वोल्ट जनरेट नहीं कर पाएगी। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं हम। ये जो ब्लू कनेक्टर है यहाँ पर, ये हमारा मेन सप्लाई का कनेक्टर है। तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं पीसीबी को और इसको यहाँ पे क्योर कर लेते हैं जी, क्योंकि गिर रहा है। ओके हो गया। तो पीसीबी को हम ओम्स मोड में चेक करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट जो है वो हम ब्लू पे ही चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। ये देखें ये दोनों पॉइंट जो है वो लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे लगे हुए हैं और डायरेक्टली जो है वो आके तो ये जो है वो हमारे जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे इसमें लगा हुआ है उसका पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हम इनको चेक करते हैं और रेजिस्टेंस मोड में हम चेक करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर कितने ओम्स वैल्यू बनती है। तो जब यहाँ पे वैल्यू बन रही है तो देखें 2 किलो ओम्स जो है यहाँ पर इस वक्त इसकी वैल्यू बन रही है, जो तकरीबन ठीक है। इसका मतलब है कि इसका हाई साइड जो है वो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक आएगी तो इस ट्रांसफार्मर ने काम करना ही करना है। इसी तरह से चूँकि हाई साइड बिल्कुल ओके है तो इसकी लो साइड पे भी हम देख लेंगे। ये जो दोनों पॉइंट हैं ये यहाँ पर लो पॉइंट हैं, तो इनको भी हम चेक कर लेंगे रेजिस्टेंस मोड में। तो यहाँ पर 7.7 या 6 ओम्स जो है वो वैल्यू बन रही है, जो कि बिल्कुल ओके है। रेशो के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो एक साइड पे 2 किलो ओम्स है और दूसरी साइड पे 7.7, जो कि रेशो के हिसाब से बिल्कुल ओके है। अब सबसे पहले जो है वो इस सर्किट को हम समझेंगे कि ये जो सर्किट है यहाँ पे फंक्शन कैसे कर रहा है। अब इसके क्लासिकल पावर सप्लाई को हम समझेंगे कि ये क्लासिकल पावर सप्लाई जो है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर 220 वोल्ट जो कि ट्रांसफार्मर पे आते हैं और वो जो हैं वो कम होके तो 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 डायोड लगी हुई हैं जो कि ब्रिज रेक्टिफायर का काम करती हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो कन्वर्ट कर देता है एसी को डीसी में। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सर्किट लगा हुआ है। तो ये सर्किट जो है वो जीरो क्रॉसिंग जो है वो जनरेट करता है। जीरो क्रॉसिंग के ज़रिए से जो माइक्रो कंट्रोलर है और यहाँ पर AIP1668 आईसी लगा हुआ है। तो माइक्रो कंट्रोलर और इस आईसी पे जीरो क्रॉसिंग का जो है सिग्नल आता है तो तब ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो काम करता है। अदरवाइज चाहे यहाँ पे आपका ये ट्रांसफार्मर ठीक भी है या फिर कि यहाँ पर लगा हुआ 7805 वोल्ट जो है वो वोल्टेज बना भी रहा है, तो फिर भी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑन नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं ऑन होगा, क्योंकि ये जो जीरो क्रॉसिंग होती है ये माइक्रो कंट्रोलर की और इस आईसी की हार्ट बीट होती है, जिसके ज़रिए से फिर ये सिस्टम जो है वो रन कर रहा होता है। अब ये फंक्शन कैसे करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे डीसी जनरेट हुई तो फिर जो है इसके आगे देखें कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर जो है वो फिल्टरिंग का काम करता है। फिल्टरिंग के बाद यहाँ पर 30K की रेजिस्टेंस लगी है जो कि रेजिस्टेंस नंबर 18 है। अब क्या होता है कि जब 220 से 12 वोल्ट जो है वो जनरेट होते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम ही रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। जब ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट जो है वो जनरेट हो जाएंगे तो ये भी AC वोल्ट ही होंगे यहाँ पर। तो क्या होगा कि ये देखें 12 वोल्ट डायरेक्टली जो है वो इस पाथ से, इस लाइन से जो है वो इधर आ जाएंगी। तो यहाँ पर दो जो है वो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएंगी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि R18 और R15। जो R18 30 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है ये मल्टीटास्क यहाँ पे कंप्लीट करती है। ये क्या होता है कि सिग्नल यहाँ से आए, इस तरफ
R15 पे, तो आगे जो है वो आ जाएंगे बेस पे। लेकिन ये होता क्या है यहाँ पर, वो मैं आपको और भी मज़ीद डिटेल में समझा देता हूँ। अब यहाँ पर जब ये 12 AC वोल्ट जो है वो जनरेट हो रहे हैं, तो क्या होता है कि कभी ये फॉरवर्ड बायस में जो है वो जाते हैं और कभी रिवर्स बायस में चले जाते हैं, यानी कि कभी नेगेटिव होता है कभी पॉजिटिव होता है। जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जब वोल्टेज आएंगे इसके ऊपर R15 पे, जब ये प्लस में होंगे तो क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा, और ऑन होने से क्या होगा कि यहाँ पे स्टैंड की हुई जो ग्राउंड है, जो DC ग्राउंड है या नेगेटिव पॉइंट है, वो मूव कर जाएगा एमिटर टू कलेक्टर। और ये जो R18 रेजिस्टेंस है यहाँ पर डिवाइडर का काम करती है। 30 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस क्या करती है कि यहाँ पर 12 वोल्ट से भी ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब अगर ये 12 वोल्ट से ज़्यादा आ जाएंगे, तो अगर वोल्टेज यहाँ पे हाई हो जाएंगे तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये 30 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस जो है ये काम करती है। तो क्या करती है कि यहाँ पे जब वोल्टेज आए तो वोल्टेज डिवाइडर का काम करती है या पोटेंशियल डिवाइडर का काम करती है। तो क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो अगर यहाँ पर आगे 15, 14, 16 आ गए, तो यहाँ पर जो बेस पर वोल्टेज चाहिए है यानी कि उनको लो रखती है, कम रखती है। तो जिससे क्या फ़ायदा होता है कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो नहीं जलता है। अब आगे क्या होगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो क्या होगा कि जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो मीटर टू कलेक्टर जो है ग्राउंड का सिग्नल क्या होगा, इस पाथ के ज़रिए से, ये देखें R13 के ज़रिए से, तो डायरेक्टली जो है वो माइक्रो कंट्रोलर में और ये जो डिस्प्ले कंट्रोल IC है इसमें चला जाएगा। अब ऐसा होता है कि ये ट्रांजिस्टर जब ऑन हो जाता है तो इसको ऑफ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ऑफ नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि ये जो ज़ीरो क्रॉसिंग है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ पर सेकंड जो है वो सिग्नल आ रहे होते हैं, और ये इन सिग्नल को जो है वो 100 टाइम्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जब ऑन होता है तो तब भी एक सिग्नल बनता है और जब ये ऑफ होता है तो तब भी एक सिग्नल बनता है। तो माइक्रो कंट्रोलर को जो है वो 100 टाइम पर सेकंड जो है वो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे जो है वो सिग्नल मिलने चाहिए। अगर वो 100 टाइम्स ये सिग्नल वसूल नहीं करता तो उसको वो रॉन्ग कंसिडर करेगा, यानी कि 0.10% जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, 1, 2, 4 जो ऊपर नीचे, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करता है। अब क्या हुआ कि जब ये ट्रांजिस्टर एक दफ़ा ऑन होता है तो इसको एक दफ़ा बंद भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अब बंद कैसे होगा और माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल जो है वो प्लस का कैसे मिलेगा, तो वो जी पोजीशन आती है यहाँ पे R12 जो कि ज़ीरो रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है R11, तो ये पुल अप रेजिस्टेंस है जिसके साथ 5 DC वोल्ट जो है वो अटैच होते हैं। जब ग्राउंड यहाँ पे आती है तो ये 5 वोल्ट जो है वो मूव कर देते हैं बैक की तरफ, लेकिन जो ही ये ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो क्या होता है कि ये जो है सिग्नल इस पाथ से होता हुआ और इधर आ जाते हैं 5 वोल्ट इधर आने से, ये देखें ये R13 से गुजर जाते हैं, गुजर के तो माइक्रो कंट्रोलर और इस IC की तरफ आ जाते हैं, जिससे कि वो सिग्नल कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसा है कि जब ये ट्रांजिस्टर एक दफ़ा ऑन होता है तो इसको मुकम्मल तौर पे ऑफ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ऑफ नहीं होगा तो फिर भी जो है वो ये प्रॉब्लम करेगा और सिग्नल जो है वो प्रॉपर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर किसी वजह से यहाँ पर फ्लोटिंग ग्राउंड मौजूद होगी तो क्या होगा कि वो जो है ना इसको माइक्रो कंट्रोलर को पता ही नहीं चलेगा कि सिग्नल प्लस का है कि माइनस का है, इसलिए इसको मुकम्मल तौर पे बंद करना ज़रूरी होता है। अब इसको बंद करने के लिए फिर ये जो ग्राउंड है ये भी साथ में काम करती है। अब कैसे काम करती है, देखें ये ग्राउंड यहाँ पर इन डायोड्स के जरिए से आ रही है, इस डायोड के जरिए से आ रही है और इस 30K की रेजिस्टेंस के साथ जो है वो अटैच है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जब प्लस सिग्नल आया तो ये जो है वो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, लेकिन जो ही यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आएगा तो ये ग्राउंड भी साथ में जो है वो इस तरफ मूव कर जाएगी, ये पुल डाउन का काम करेगी 30K की रेजिस्टेंस जो है। तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर किसी वजह से फ्लोटिंग जो है प्लस वोल्टेज मौजूद है तो वो इस तरफ को डंप हो जाएंगे। इसके डंप होने से क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे ऑफ हो जाएगा और ये सारा फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और हमें ऐसे लगता है कि बस कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ हो रहा होता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी C7, C11, C5 और ये C36 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो
फिल्टरिंग का काम कर रहे होते हैं और वोल्टेज को स्टेबल रखने का काम कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर ये 5 वोल्ट डीसी जो हैं वो स्टैंड कर रहे होते हैं इन ट्राइएक्स पर। इस वक्त मैंने ये 2 ट्राइएक्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, लेकिन नॉर्मली इस पीसीबी में 4 ट्राइएक्स हैं, तो एक ही थे इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने 2 बना दिए हैं। अगर यहाँ पे ये 5 वोल्ट डीसी मौजूद नहीं होंगे तो माइक्रो कंट्रोलर को सही पता नहीं चलेगा कि ये जो ट्राइएक्स हैं प्रॉपरली ऑन ऑफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में ये क्वालिटी मौजूद होती है कि करंट को पुल और पुश बहुत अच्छे से करता है। मतलब कि ये इस लाइन को पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत अच्छे से कर सकता है, जिससे इनके वर्किंग का इसको अंदाज़ा रहता है कि ये प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब इस पीसीबी को हम इलेक्ट्रिक देते हैं और इलेक्ट्रिक दे के चेक करते हैं कि ये क्यों काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए पीसीबी को मैं टर्न कर देता हूँ। अब इसकी इलेक्ट्रिक को मैं ऑन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक मैंने ऑन की। अब इसको देख लेते हैं कि ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो 13.95 वोल्टेज इस वक्त यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट वोल्टेज रेगुलेटर के हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 16.83 वोल्ट जो है वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसके बाद इसको देख लेते हैं कि आउटपुट में ये क्या दे रहा है हमें। तो लगा लेते हैं जी, बिल्कुल जी 5 वोल्ट प्रॉपरली आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। अब चेक कर लेते हैं इसके ज़ीरो क्रॉसिंग को। अब जो है वो हम क्या करेंगे, अब ब्लैक प्रोब को जो है वो हम ग्राउंड पे रख लेंगे, न्यूट्रल पे, और जो इस ये ट्रांजिस्टर है इसके आउटपुट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल जी ये जी 2.68 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओके हैं, क्योंकि यहाँ पर इस मैटर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पे जो सिग्नल है उनको दिखा सके। तो ये क्या करता है कि फिर एवरेज वोल्टेज जो है वो दिखा रहा होता है। अब मैं इलेक्ट्रिक को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है छोटी सी। तो ये देखें यहाँ पे C36 जो है वो कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि 16 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब यहाँ पर मेरे पास जो कैपेसिटर है वो 16 वोल्ट का नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें ये 35 वोल्ट का मैं इसमें लगा दूँगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने से इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर माइक्रोफैराड हम छोटे कर देते हैं या फिर बहुत बड़े कर देते हैं तो फिर इशू हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कैपेसिटर लगा दूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबल रखने के लिए, स्मूथिंग के लिए है सिर्फ, ताकि जो डीसी वोल्टेज हैं वो सॉफ्ट रहें और स्टेबल रहें। इलेक्ट्रिक लगा देते हैं और देखते हैं जी कौन सा बटन इसका ऑन ऑफ का। तो ये ऑन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मसला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब मशीन चलती है तो इसमें पानी वगैरह या सर्फ आता है। तो सर्फ आने से ये पॉइंट जो है, ये देखें यहाँ से, ये देखें ये तमाम का तमाम पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। देखें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो इसकी कॉपर है वो मौजूद नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें डिस्कनेक्शन की। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसके लिए मैं ये रेगमाल लिया मैंने, हल्का साफ़ करूँगा, जगह को हल्का सा साफ़ करता जाऊँगा, क्योंकि माइक्रो में देखेंगे तो हो सकता है इसमें डिस्कनेक्शन हो। वैसे ये मल्टीमीटर पे जो है मुझे प्रॉपर शो कर रहा है, कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन जब सप्लाई आएगी तो ये हो सकता है काम ना करे। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करके तो इसका हल निकालेंगे। अगर तो कहीं पर डिस्कनेक्शन होगा तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। अब इस पर हम तमाम पे जो है ना सोल्डरिंग करेंगे, इसको गर्म करेंगे और इस पर सोल्डर वायर जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से इसको मैंने थोड़ा रिपेयर कर दिया, थोड़ा पहले से बेहतर हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में कि ब्रिज रेक्टिफायर और इसका जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज दे रहा है, तो हमने इनको चेक करना है
यहाँ पर इस माइक्रो कंट्रोलर पर और कुछ पॉइंट हम चेक करेंगे जिससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ठीक है कि नहीं है। अगर तो ये यानी कि कहीं पर भी एक जगह पे वोल्टेज वगैरह का डिफरेंट हुआ तो फिर हो सकता है ये ठीक हो जाए, और मिसाल के तौर पे अगर सब कुछ सही हुआ तो फिर हो सकता है ये माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है। लेकिन जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। अब सिस्टम को मैं दोबारा से इलेक्ट्रिक दे देता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक लगाई। अब क्या करेंगे कि ग्राउंड जो है यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं हमारे जो राइट से इस तरफ को देखें 1, 2 और 3, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये ग्राउंड होता है जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर की 32 नंबर पिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम ग्राउंड ले लेंगे, तो ब्लैक प्रोब को हम ग्राउंड पे रख देते हैं और इसी तरह से इसकी पिन नंबर यहाँ से देखें, ये पिन नंबर ये 3 नंबर पिन जो कि इस कैपेसिटर के साथ C27 के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें 5.05 स्टेबल वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ हद तक हमारी तसल्ली हो जाती है कि काम ठीक हो सकता है। अब अगला पॉइंट जो हमने चेक करना है, इसके ज़ीरो क्रॉसिंग के वोल्टेज जो कि हमने इस पॉइंट पे चेक किए थे वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। अगर किसी वजह से रास्ते में कोई डिस्कनेक्शन या कोई मसला आ गया तो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे, तो फिर भी ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑन नहीं होगा। अब इसके लिए जो है वो माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन नंबर 13 है वो यहाँ पे असाइन की गई है, जो कि यहाँ पर ज़ीरो क्रॉसिंग के वोल्टेज को रिसीव करती है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए ग्राउंड में वहीं से ले लूँगा जहाँ पे मैंने पहले लगाई थी 32 नंबर पिन पे, और इसकी जी 8 नंबर ये 8 पिन ये हो गई, 9, 10, 11, 12 और ये 13 नंबर पिन है जी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, ये 13 नंबर पिन पे जी 2.67 जो है वो वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी बिल्कुल ओके है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ज़ीरो क्रॉसिंग भी इस तक पहुँच रही है, मतलब कि इसकी हार्ट बीट जो है वो चल रही है। अब इसमें जो लास्ट चीज़ है वो हमने देखनी है। अब इस माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए जो है वो ऑक्सीलेटर की ज़रूरत होती है। तो ये देखें, ये 3 पॉइंट यहाँ पे लगे हुए हैं जिसमें कि सेंटर 32 नंबर पिन है, और जबकि इनमें से एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो वो हम चेक कर लेंगे। जब हम चेक करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। तो ग्राउंड को हम लगा देते हैं यहाँ पर, और ये पिन नंबर ये देखें, ये पिन नंबर जो है वो 30 है। यहाँ पे हम लगाएंगे पिन नंबर 30 पर, तो यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं 3.336। तो अब क्या करते हैं कि पिन नंबर 31 पे चेक कर लेते हैं। तो जहाँ पे वोल्टेज थोड़े कम होंगे वो उसका आउटपुट होगा। तो ये देखें, यहाँ पर वोल्टेज जो है वो कुछ कम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 30 नंबर जो पिन है वो इनपुट है और जो 31 नंबर पिन है वो आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो बिल्कुल प्रॉपर बन रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीलेटर भी बिल्कुल ओके है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब लास्ट में हम चेक करेंगे कि ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो रीसेट फेज़ में तो नहीं चला गया हुआ। अगर इसकी पिन नंबर देखें यहाँ पर 28 है, अगर इसकी पिन नंबर 28 पे जो है वो रीसेट वोल्टेज मौजूद नहीं है तो वो ये क्या करेगा, रीसेट फेज़ में चला जाएगा और फिर ये ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि कुछ और हमें काम करना होगा मज़ीद इसमें। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ से हम काउंट कर लेंगे, ये 32 नंबर पिन है, ये 30, ये 29, ये 28। देखें ये पॉइंट भी यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह से ये देखें, ये पिन जो है यहाँ पर ये देखें यहाँ पे घूम के इस तरफ को और इस कैपेसिटर पे आ रही है, और साथ में ये 10 किलो ओम्स की जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे आ रही है। तो अगर यहाँ पे जो है वो 5 वोल्टेज मौजूद नहीं है तो फिर भी ये मसला हो सकता है। तो क्या करते हैं कि हम ग्राउंड यहीं से ले लेंगे और इस पे हम चेक कर लेंगे वोल्टेज। तो ये देखें जी, यहाँ पर स्टेबल 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो रीसेट पोजीशन है वो भी ओके है, यानी कि इस वक्त इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली इसको ऑन होना चाहिए लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर इसमें हमने लास्ट ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन हमारा कामयाब हो गया तो ये पीसीबी ओके हो जाएगा, वरना तो क्या होगा कि ये डेड रहेगा। तो क्या किया मैंने कि ये देखें, इसका मैंने 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले है, बल्कि मेरे ख्याल में इसको शायद कुछ और बोला जाएगा,
क्योंकि 7 सेगमेंट ये हैं और बाकी के जो हैं वो और भी लाइटें मेटे हैं इसमें, तो इसके लिए इसको कुछ और भी बोला जा सकता है। बहरहाल ये मैंने खोल दिया है, देखें ये इसका पूरा सिस्टम है। इसके अंदर भी पूरा सर्किट मौजूद है। अब यहाँ पर बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि ये ऑक्सीलेटर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि 800 मेगाहर्ट्ज़ का ये ऑक्सीलेटर है। देखें 800 मेगाहर्ट्ज़ का ऑक्सीलेटर है। तो अब हमारे पास सिर्फ लास्ट चांस ये है कि इसको एक दफ़ा चेंज कर दें। क्यों कि यहाँ पर जब मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाया था तो इसी पॉइंट पे जो पहले किसी ने काम किया था तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया हुआ था, शॉर्ट कर दिया हुआ था, और ये पॉइंट भी जो था वो कुछ बेहतर नहीं था, डिस्कनेक्ट था। तो अब मैंने इसको सोल्डर किया हुआ है तो ये बेहतर हो गया है। तो इसलिए हम इस ऑक्सीलेटर को चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसके चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमने निकाल दिया इसको। तो ये मेरे पास दूसरा ऑक्सीलेटर है, ये देखें 800J, तो 800 मेगाहर्ट्ज़ का ये ऑक्सीलेटर है। तो मैं काट देता हूँ यहाँ से, तो इसको हम लगा देते हैं इसमें इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं होता है, बस आप कहीं पे भी लगा दें इसको तो ऑटोमेटिकली इनपुट आउटपुट बन जाता है। अब इसका डिस्प्ले लगाने से पहले एक दफ़ा हम इलेक्ट्रिक दे के देखते हैं, अगर इसमें से कुछ बीप वगैरह की आवाज़ आ गई। मैंने ऑन किया, आवाज़ तो अभी किसी में से भी नहीं आई। ये पता नहीं इसका ऑन ऑफ बटन मेरे ख्याल शायद ये है या ये है, कोई भी नहीं आया। अब इसको मैं दोबारा इलेक्ट्रिक लगाता हूँ और इसको ऑन कर लेते हैं। नहीं जी, ये जी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है जी। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो मुकम्मल तौर पे अनरिस्पॉन्डेड है, उससे कुछ किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। इस वजह से जो है वो हम मजबूर हैं कि इस पीसीबी को मज़ीद काम करना इस पर बंद कर दें, और ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि इसको रिपेयर कर सकें। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।